आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर से गिब्स समिष्ट की अभिधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एंसेंबल या इसे कभी कभी या कई बार गिब्स संयोजन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिब्स की अभिधारणा पे। तो यहाँ 1902 के आसपास गिब्स के द्वारा यह अभिधारणा या ये कॉन्सेप्ट दिया गया। किस आधार पे दिया गया, तो क्या था लॉजिक इनका? तो इनका कहना था कि जैसे आपने देखा है कि एक जो सिस्टम होता है, एक जो निकाय होता है, वो बहुत अधिक संख्या में कणों का समूह होता है। ढेर सारे जब पार्टिकल आपस में मिलते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है। और इसी प्रकार ये जो एंसेंबल है, ये जो संयोजन है, वो बहुत अधिक संख्या में निकायों का समूह है। मतलब जैसे निकाय पार्टिकल से बने होते हैं ना, उसी तरीके से ये किससे बने होंगे? संयोजन किस पे होता है या एंसेंबल किससे बनते हैं? बहुत सारे निकायों से मिलकर बने होते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे निकाय होते हैं? वो जो निकाय हैं वो सर्वसम होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब परस्पर स्वतंत्र रहते हैं। तो यहाँ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल कहने का मतलब सर्वसम निकाय से क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ये स्थूल दशाएं, जैसे हम लोग इनका मैक्रोस्कोपिक स्टेट की बात करें, मतलब इनके वॉल्यूम है, प्रेशर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एनर्जी है, ये सब चीजें इनके सेम होते हैं। और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होगा इनका, एक दूसरे में कोई अभिक्रमण नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ निकायों जिससे संयोजन बनता है, निकाय जिससे ये एंसेंबल बनेगा आपका, निकाय जिससे एंसेंबल बनता है, ठीक, वो कैसे रहते हैं? वो सर्वसम होते हैं और परस्पर स्वतंत्र निकाय होते हैं। सर्वसम कहने का मतलब मैंने कहा मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होते हैं और फ्री रहते हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो संयोजन होगा ना, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और ये जो संयोजन अलग अलग प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ एंसेंबल जो होते हैं, वो किस आधार पे अलग अलग होंगे? तो एक तो बोलिए उनके मैक्रोस्कोपिक स्टेट के ऊपर, स्थूल दशाओं के ऊपर, और उनको अलग अलग करने वाले वॉल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब टाइप्स ऑफ एंसेंबल जो होगा उसको किस आधार पे हम लोग बात करेंगे उस पे? एक तो सीधा सा बात है, उनको जो अलग अलग निकाय है, तो जो वॉल उनको डिवाइड करने वाले होंगे उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और दूसरा इनके मैक्रोस्कोपिक स्टेट पे, मतलब इनके प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, एनर्जी पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, केमिकल पोटेंशियल पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसके आधार पर, मतलब जो डिवाइडिंग वॉल है उसके नेचर, और दूसरा इनके मैक्रोस्कोपिक स्टेट के आधार पर, स्थूल दशाओं के आधार पर, ये जो गिब्स एंसेंबल है या ये जो एंसेंबल है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कैनोनिकल एंसेंबल, मतलब एक होता है कैनोनिकल संयोजन, दूसरा होता है माइक्रो कैनोनिकल संयोजन, और ये थर्ड होता है ग्रैंड कैनोनिकल संयोजन। ठीक, कैनोनिकल संयोजन, माइक्रो कैनोनिकल संयोजन
और वृहद कैनोनिकल संयोजन, ये 3 हैं। एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले है आपके पास ये कैनोनिकल एंसेम्बल। किस आधार पे बात करेंगे हम लोग? स्थूल दशाएं मतलब दाब, ताप, आयतन, कणों की संख्या, इसके आधार पर, और उनको डिवाइड करने वाले वॉल के नेचर के आधार पे हम लोग बात करेंगे। हमारा बेस यही होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो कैनोनिकल एंसेम्बल है, कैनोनिकल संयोजन होता है, ये इंडिपेंडेंट निकायों के संयोजन है। मतलब ये स्वतंत्र निकायों का एक संयोजन होता है जिसमें ताप, आयतन और कणों की संख्या समान होती है। इसको नोट करिएगा। कैनोनिकल एंसेम्बल वास्तव में क्या है? स्वतंत्र निकायों के का एक संयोजन होता है। ये इंडिपेंडेंट जो सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सिस्टम का एक कलेक्शन होता है जिनके जिनके टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल समान होते हैं तथा निकाय एक दूसरे से, ये जो सिस्टम है वो एक दूसरे से दृढ़ दृढ़ मतलब रिजिड, दृढ़, रिजिड, अभेद्य, अभेद्य जिसको भेद नहीं सकते आप, इम्परमिसिबल वॉल, इम्परमिसिबल वॉल, अभेद्य, दृढ़ होते हैं, अभेद्य होते हैं, लेकिन कंडक्टर होते हैं। सुचालक दीवारें द्वारा अलग किया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों क्यों करते हैं ऐसा? तो देखिए, रिजिड वॉल होने का मतलब क्या है? इससे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यहाँ आपने कहा ना वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, तो ये जो वॉल है ना, ये डिवाइडिंग जो वॉल है, ये क्या है? रिजिड है, दृढ़ है, और दृढ़ होने से वॉल्यूम को ये चेंज नहीं होने देंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, इम्परमिसिबल वॉल मतलब अभेद्य दीवारें होने से क्या फायदा होगा? तो यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, एक सिस्टम का पार्टिकल दूसरे सिस्टम को एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहेंगे। फिर आपने कहा थर्ड वन, कंडक्टर होते हैं। सुचालक क्यों होना चाहिए? सुचालक होने से क्या होगा? यहाँ पे ताप में समानता रहेगी। तो अगर आप ये कहें कि हमारे पास ये जो कैनोनिकल एंसेम्बल है, परस्पर स्वतंत्र निकायों का एक समायोजन होता है जिसमें निकायों के ताप, आयतन और नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या समान होती है, जो कि एक दूसरे से दृढ़ यानी कि रिजिड, अप्रभेद्य यानी कि इम्परमिसिबल वॉल, और थर्ड सुचालक दीवारों से अलग किए रहते हैं। फिर बोले क्यों किए रहते हैं? यहाँ पे दृढ़ होने से वॉल्यूम फिक्स रहता है, और इम्परमिसिबल होते हैं, अप्रभेद्य होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हर निकाय का एक जैसा रहेगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो कण रहेंगे ना, वो घूम फिर नहीं सकते, यहीं की यहीं, यहीं की यहीं, इसी तरीके से इसी बाउंड्री पे रहेगा। जैसे आपका ये लेजर बीम दिख रहा है ना, वैसी उसी तरीके से आपने फिर इसमें कहा कि एक कंडीशन इसमें कंडक्टर होना चाहिए ताकि टेम्परेचर का वेरिएशन सेम हो सके, या यहाँ पे टेम्परेचर पूरे सिस्टम का एक हो सके, इसलिए ये कंडक्टर होता है। दूसरा आप आते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल पे। ये भी परस्पर स्वतंत्र निकायों का एक समायोजन होता है, और जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल इनके एक समान रहते हैं। जितने निकायों से मिलकर बनेंगे ना, उनके लिए ये तीनों के तीनों समान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे वॉल के बारे में क्या बोलेंगे, तो पहला कंडीशन तो उसी को ले लीजिए, दृढ़ होते हैं, रिजिड रहेगा। दूसरा इम्परमिसिबल रहेगा, और थर्ड को आप, पहले आपने यहाँ कंडक्टर कहा था, यहाँ इंसुलेटर बोल दीजिए। ठीक। क्यों ऐसा हुआ? ताकि ई, वी और एन समान रह सके। क्लियर है बात? क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए आप रिपीट करके इसको। ठीक है, ई, वी और एन सभी निकायों के एक से रहेंगे, और एक दूसरे से ये निकाय दृढ़ यानी कि रिजिड, इम्परमिसिबल वॉल और इंसुलेटिंग वॉल से अलग किए रहते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल में एक नया चीज दिखेगा आपको। देखिए,
ये तो टी वी इसी का है, कैनोनिकल एंसेंबल का ले लीजिए। लेकिन यहाँ एक म्यू न्यू क्वांटिटी है, इसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, रासायनिक विभव। और यहाँ जो नेचर ऑफ द वॉल लेंगे ना आप, यहाँ जो नेचर ऑफ द वॉल लेंगे वो पहला तो दृढ़ रहेगा, वॉल्यूम है इसलिए, और टेम्परेचर है इसलिए कंडक्टर होगा। लेकिन यहाँ ये जो केमिकल पोटेंशियल है ना, इसके लिए ये परमिसिबल वॉल हो जाएंगे, इम्परमिसिबल नहीं होगा, परमिसिबल वॉल होगा, ताकि यहाँ के सभी जगह सभी जो सिस्टम है उनके केमिकल पोटेंशियल एक हो सके। ठीक ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया होगा आपको कि गिब्स ने इसको किस आधार पे बात किया एंसेंबल की, एंसेंबल बना किससे है, किस टाइप के सिस्टम से बनते हैं, और इसके कितने टाइप हैं, और टाइप किस आधार पे है। तो देखिए किस आधार पे है, तो ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट यानी कि स्थूल दशाओं, और ये जो डिवाइडिंग दीवारें हैं, इनको बांटने वाला जो दीवार होता है, उसी के प्रकृति के आधार पर आपने तीन तरीके के इंसेंबल पे बात किया है, तीन तरीके के संयोजन करते हैं। कैनोनिकल संयोजन जिसमें ताप, आयतन और कणों की संख्या एक सी रहेगी, और दूसरा इनकी जो दीवारें होंगी, बांटने वाला जो दीवार होता है, एक निकायों को एक दूसरे से बांटने वाला जो निकाय होगा वो दृढ़ होता है, इम्परमिसिबल होते हैं, अप्रभेद्य होते हैं और सुचालक होते हैं। यहाँ पे बाकी तो दोनों सेम, मतलब इम्परमिसिबल और दृढ़, लेकिन ये सुचालक की जगह कुचालक हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर से उसी चीज को चेंज कर देंगे, क्या दृढ़ तो रहेगा, दृढ़ रखना पड़ेगा, सुचालक भी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे परमिसिबल वॉल हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये है आपके गिब्स के संयोजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये एंसेंबल की आवश्यकता क्या है। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ा, वहाँ बहुत अधिक संख्या में जब अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उससे मिलकर के आपने निकाय बनाया, और निकाय के आपने माइक्रो और मैक्रो प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसी के आधार पर निकाय से मिलकर करके या निकाय के स्थूल और सूक्ष्म गुणों को पूरी तरीके से समझाने के लिए संयोजन की बात की गई है। ठीक है, ताकि आप एक निकाय के नेचर को पूरी तरीके से बता सकें। जैसे ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर ऊष्मागतिकी निकाय में किसी भी निकाय के माइक्रो और मैक्रो स्टेट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना अगर आप चाहेंगे, तो एक काम कीजिए, इनका कहना था ना, गिब्स का कहना, मेरा कहना नहीं है, इनका कहना था कि आप इंसेंबल का कॉन्सेप्ट ले लीजिए और इसके आधार पे हम सिस्टम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जब इसको आप अब गिब्स के हिसाब से आप स्टडी करना शुरू करेंगे, आप किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से जानने के लिए, तो यहाँ पे एक प्रतिबंध आएगा, यहाँ एक प्रतिबंध आएगा, कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे। पहला आता है इसमें, निकाय के कणों की संख्या नियत होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, तो ये पहला प्रतिबंध आपके साथ क्या होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, निकाय के कणों की संख्या नियत होगी, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा, इसी को आप अगर इन शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n ni इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। सेकंड प्रतिबंध आप लिखेंगे, निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है, मतलब n1 की ऊर्जा E1, n2 की ऊर्जा E2, n3 की ऊर्जा E3, इसके आधार पर इनकी जो टोटल एनर्जी आना है वो भी नियत रहता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब n1 E1 प्लस n2 E2 इक्वल टू टोटल एनर्जी, और जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक, और इसको समेशन के फॉर्म में आप इस तरीके से i इज इक्वल टू 1 टू n ऐसा लिखिएगा ना, i इक्वल टू 1 टू n ni ei इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, यहाँ ni क्या है, ये जो ni है वो ith सेल में कणों की संख्या है, और ei क्या है, ith सेल के कणों की ऊर्जा है।
ठीक, तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, दो प्रतिबंध हैं आपके गिब्स संयोजन के हिसाब से। आगे गए तो नेक्स्ट है एसेसिबल माइक्रोस्टेट और इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट, मतलब अभिगम्य, अभिगम्य और असंभव सूक्ष्म अवस्थाएं। अब समझिएगा इसको, ये बहुत आसान सा चीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए बताना जरूरी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आपके पास ए, बी और सी तीन पार्टिकल हैं। ए, बी और सी आपके पास तीन पार्टिकल हैं और इन तीन पार्टिकल को दो बॉक्स में बांटने हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक, तो अगर तीन पार्टिकल को दो बक्से में बांटना है तो इनका स्थूल अवस्था मैक्रोस्टेट क्या लिखेंगे आप? 3-0, एक बॉक्स में 3, दूसरे में 0, एक में 2, दूसरे में 1, और पहले में 1, दूसरे में 2, और पहले में 0 और दूसरे में 3। इस तरीके से कितने माइक्रोस्टेट आएंगे टोटल? 4, 3-0, 2-1, 1-2, 0-3। ये 3 माइक्रोस्टेट आपके पास रहेंगे। अब इसमें क्या होगा? कणों की जो ऊर्जा है और उनकी संख्या है नियत होनी चाहिए। अभी दो जो प्रतिबंध आपने देखा है, संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए 0-3 तो भी, 3-0 तो भी, 1-2 तो भी, 2-1 तो भी, कणों की संख्या सेम है। दूसरा, ऊर्जा की बात भी की थी आपने ये भी तो कहा था कि इनका जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो आपको मिल रहा है 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, ये अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाते हैं, एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब इसी तरीके से दूसरे कंडीशन पे आइए, एनर्जी की बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो बक्से 1 और 2 हैं, पहला बक्सा 1 और दूसरा बक्सा 2। इनमें कणों को बांटने के लिए आपके दो कंडीशन क्या क्या होंगे? पहला, ये कणों की संख्या 3 से ज्यादा ना हो, और एनर्जी के लिए मान लेते हैं आपने कहा है कि आपकी कुल ऊर्जा दोनों बॉक्स को मिला करके 7 से लेकर के 9 जूल के मध्य होनी चाहिए। ये कंडीशन दो ठो दे दिया आपने। तीन पार्टिकल को दो बक्सों में बांटना है ना, एक बक्सा 1 और बक्सा 2 में, और आपने कहा कि भाई कणों की संख्या 3 ही रखना, और दूसरा इसको इस तरीके से सेटअप करना कि इनकी एनर्जी 7 से 9 जूल के बीच हो। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर पहले बॉक्स के लिए क्या होगा? तो पहले बॉक्स में जब आप अपने पार्टिकल को डालेंगे ना, तो हर पार्टिकल की एनर्जी 3 जूल होगी, और अगर दूसरे बॉक्स में आप अपने पार्टिकल को दे देंगे ना, तो वहां के जो बॉक्स है उसमें इतनी एफिशिएंसी है कि वो हर पार्टिकल की एनर्जी को 2 जूल कर देगा। लेकिन ध्यान रहे 7 से 9 जूल से अधिक नहीं होनी चाहिए एनर्जी। ये दो कंडीशन आपके पास हैं। तो एक काम करते हैं, पहले केस पे आ जाते हैं। ये आपके बॉक्स हैं, ये एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है। क्लियर है? अब तीन पार्टिकल में से एक्स वाई जेड तीनों इसी को दे देते हैं, और इसको दिया हमने 0। तो जब तीन पार्टिकल इसको दिए तो इसको कितना मिल गया? 3 जूल, इसको 3 जूल, इसको 3 जूल। कितने हो गए भाई? 3-3-3, 9 जूल। 9 जूल ऑफ एनर्जी है, और आपने परमिसिबल के लिए क्या कहा था? 7 to 9, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये पहला एसेसिबल है। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं। एक काम करते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको देते हैं 1। अब यहां जब 2 दिए तो इसको 3 और इसको 3, यानी कि कितना हो गया भाई? 3 और 3 6 जूल, और यहां 2 जूल। टोटल कितना हुआ? 6 और 2 8 जूल। 7 से 9 के बीच में है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1, 2 और 3, ये भी एसेसिबल है। तीसरा कंडीशन आया ये। अब पहले बॉक्स को दे देते हैं 0, मान लेते हैं ना, सीधा मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और इसको दे देते हैं 3 पार्टिकल। तो पहले बॉक्स को 0 दिए मतलब एनर्जी 0, यहां 2-2-2, कितने हुए भाई? 6। पहला कंडीशन तो 3 पार्टिकल वाला फॉलो हुआ। दूसरा कंडीशन यहां जो एनर्जी था उसको फॉलो नहीं किया है आपने, इसलिए ये इनएसेसिबल होगा। ठीक,
असंभव अवस्था है। ये इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट है। असंभव सूक्ष्म अवस्था ये वाला है, क्योंकि ये दूसरे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक ठीक। अब चलिए एक टॉपिक और है, इस पे भी बात कर ही लेते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं पोजीशन स्पेस की, और एक होता है मोमेंटम स्पेस। तो पहले बात करते हैं पोजीशन स्पेस की। देखिए भाई, फिजिक्स में एक्चुअल में सिस्टम दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्टैटिक सिस्टम यानी कि स्थैतिक निकाय, और एक होता है डायनेमिक सिस्टम यानी कि गतिक निकाय। अब मान लेते हैं कि किसी बक्से में n नंबर ऑफ पार्टिकल रेस्ट में है, n पार्टिकल है और स्थिर है। अब अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल एक के पोजीशन को आपको जानना है, कोई पार्टिकल है ए जिसके पोजीशन को आपको जानना है, तो आप बोलेंगे सर कि तीन स्टेट हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होंगे। तो यहाँ जो कोई पार्टिकल है ए, उसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड रहेंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये जेड। अब ये तो होगा क्या, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो इस स्थिति में यहां क्या होगा, आपका पोजीशन स्पेस बन रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पार्टिकल स्थिर नहीं थे, गतिशील थे, तो जैसे ही गतिशील होंगे आप बोलेंगे सर पार्टिकल है तो मास होगा, और गति कर रहे हैं तो वेलोसिटी होगा, तो इसमें मोमेंटम होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, चूंकि कण है तो उनके द्रव्यमान होंगे, और गतिशील है तो उनके वेग होंगे। तो दोनों ही है, मतलब क्या, यहाँ पे संवेग आएगा। संवेग मतलब कैसे, एक्स डायरेक्शन के लिए वी एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई, जेड डायरेक्शन के लिए वी जेड। तो यहाँ संवेग आकाश की कल्पना करेंगे आप। ये संवेग आकाश होगा जिसके तीन एक्सिस आप लेंगे, एक्स, वाई और जेड, और यहाँ ये जो पॉइंट ए लेंगे आप ना, उसके कोऑर्डिनेट आपको पी एक्स, पी वाई और पी जेड लेना पड़ेगा। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को बताता है मोमेंटम, इसीलिए हमने वेलोसिटी ना करके मोमेंटम लिया है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट बनाया है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि किसी भी निकाय के कणों की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 6 निर्देशांकों की आवश्यकता है। 3 पोजीशन और तीन ये पोजीशन स्पेस, और तीन आपके पास आएंगे मोमेंटम स्पेस। क्लियर है बात? अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन स्पेस की। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्टैटिक सिस्टम है, स्थैतिक निकाय है, जिसके n पार्टिकल है, n कण है, और उसका वॉल्यूम अगर v है, तो कण को कितने निर्देशांकों से व्यक्त करेंगे, उसके किसी एक कण a को 3 निर्देशांक से, और पूरे n कण को अगर व्यक्त करना है तो कितने चाहिए आपको, 3n कोऑर्डिनेट चाहिए, 3n कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब आपके पास ये जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम आएगा उसके 3 निर्देशांक लेकर के dv इज इक्वल टू dx, dy और dz आएगा। ठीक है, मतलब त्रिविमीय आकाश में कण के स्थिति को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता है, और इसका जो सूक्ष्म आयतन एलिमेंट आएगा वो dv इक्वल टू dx, dy और dz आएगा। ठीक, अब चलिए मोमेंटम स्पेस की बात करते हैं। मान लेते हैं आपका जो सिस्टम है वो डायनेमिक सिस्टम है, गतिक निकाय है, उसमें n कण हैं जो v वॉल्यूम में है। अब आप क्या कहेंगे, जिसमें हर कण की दिशा और इनका जो वेग है वो हर दिशा में हो सकते हैं। तो कण किसी भी दिशा में जाएंगे तो कण का अपना संवेग होगा, और संवेग के लिए आप लोग कितने बोले हैं, एक कण के लिए 3 निर्देशांक हैं। n कण के लिए कितने होंगे, 3n निर्देशांक हो जाएंगे।
और यहाँ जो आयतन एलिमेंट लिखेंगे ना आप, जैसे यहाँ dx dy dz लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे आप dpx dpy dpz। ठीक, अब आप एक सिस्टम है जिसके बारे में पूरा जानना है, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों केस को एक साथ जानना चाहते हैं आप, तो एक काम कीजिए, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को मिला दीजिए। मतलब पोजीशन स्पेस मतलब स्थिति आकाश धन संवेग आकाश बराबर होता है कला आकाश। मतलब पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस इक्वल्स टू फेस स्पेस। मतलब अब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम कण की स्थिति और संवेग दोनों के विषय में एक साथ ज्ञात करना चाहते हैं, एक साथ पता लगाना चाहते हैं, तो हमें 6विमीय आकाश की आवश्यकता होगी। बात क्लियर है? यहां तक हमारे पास 6विमीय आकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस, तब जाके तो फेस स्पेस बना ना, हमने अभी अभी बात की। तो मेरा ये कहना है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, यदि हम कण की स्थिति एवं संवेग दोनों के विषय में एक साथ ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 6विमीय आकाश की आवश्यकता होगी, और जिसके प्रत्येक बिंदु के भौतिक स्थिति निर्देशांकों तथा संवेग निर्देशांकों को एक साथ प्रदर्शित करेंगे। मतलब x y z px py pz लिखेंगे आप, ए का निर्देशांक। ठीक, और इसको आप लोग, इस बिंदु को आप लोग कला बिंदु फेस पॉइंट बोलेंगे। जैसे ये पॉइंट लिखाए थे, ये पॉइंट दिखाए थे, इसमें ये जो पॉइंट दिखाएंगे आप, इसको आप लोग फेस पॉइंट बोलते हैं, कला बिंदु कहते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखिए कि ये जो आकाश है, यहां जो स्पेस की बात कर रहे हैं आप, ये केवल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक गणितीय धारणा बस है, जो वास्तविक आकाश नहीं है। जैसे भौतिकी आकाश में कण की स्थिति के संगत एक बिंदु होता है, जैसे यहां पे ये दिख रहा है आपको। ठीक उसी प्रकार कला आकाश में प्रत्येक स्थिति व संवेग के संगत भी एक बिंदु होगा, इसके संगत एक बिंदु होगा। इस प्रकार किसी क्षण पर कण का पूर्ण वर्णन कला आकाश के एक बिंदु से किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहां पे इसके लिए आयतन अवयव की बात किए थे, त्रिविमीय या भौतिक आकाश में सूक्ष्म आयतन dv इक्वल टू dx dy dz या dpx dpy dpz किया था। ठीक इसी प्रकार से 6विमीय कला आकाश को 60विमीय कोशिकाओं में विभाजित कर सकते हैं, और जिसका आयतन d टाउ इक्वल टू dx dy dz dpx dpy dpz होगा। और इसकी जो भुजाएं होंगी, इनके जो साइड होंगे, वो dx dy dz dpx dpy और dpz होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इसका मतलब अब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अनेक कण हैं और किसी तंत्र में n कण हैं, तो इस निकाय के किसी भी क्षण सभी कणों की स्थिति और संवेग को व्यक्त करने के लिए 6n निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। एक पार्टिकल को दिखाने के लिए 6 लग रहे हैं, तो n पार्टिकल होते हैं आपके सिस्टम में, उसके लिए कितने लगेंगे? आपको 6n कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, जिसमें से 3n किसके होंगे? पोजीशन के होंगे, और रिमेनिंग 3n किसके लिए आएंगे? ये मोमेंटम के लिए आएंगे। तो ये जो कण हैं, इनको वर्णन करना है तो आपको 6n डायमेंशन फेज स्पेस की कल्पना करनी होगी, फेज स्पेस के बारे में मानना होगा, ताकि आप उसके पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस यानी स्थिति आकाश और संवेग आकाश को बता सकें। तो ये जो आकाश है, इसका प्रत्येक बिंदु किसी भी क्षण पर सभी n कणों के स्थिति और संवेग को प्रदर्शित करेगा।
कोई भी बिंदु लेंगे तो हम लोग इसी के साथ इसी चूंकि फेज स्पेस में ये दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, इसलिए तो इस आकाश में निकाय को सभी अवस्थाओं एक साथ विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान ये रखिए, अगर 6 कला आकाश को आपके पास ये जो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस है, इसी को आप लोग म्यू स्पेस कहेंगे, और ये जो 6 कला आकाश, ये जो 6 कला, देखिए 6 डायमेंशन फेज स्पेस को म्यू स्पेस कहेंगे और 6n डायमेंशन फेज स्पेस को म्यू आकाश कहते हैं। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए मेरा ये कहना है, अगर किसी पार्टिकल के लिए 6 डायमेंशन कला आकाश बनाएंगे, 6 कला आकाश बनाएंगे तो उसको म्यू स्पेस कहेंगे, और अगर 6n कला आकाश के बारे में बात करेंगे, 6n फेज स्पेस के बारे में बात करेंगे, उसको गामा स्पेस कहेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान ये रखिए, म्यू स्पेस में भी आकाश की बात करेंगे यानी स्पेस लिखेंगे, और गेमा के लिए भी यहाँ स्पेस ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सभी टॉपिक कुछ समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो इसको एक बार फिर देखिए, और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर ना हो तो हम लोग और आगे डिस्कस इसको कर सकते हैं।